हमारा देश भारत अनेक वर्षों तक दासता की जंजीरों में जकड़ा रहा है। सभी जानते हैं, अनेक देशभक्त वीरों ने बलिदान होकर इसे दासता से मुक्त कराया था। भारत की दासता को समाप्त करने में नारी शक्ति का योगदान और चमत्कार स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भीमाबाई भी एक ऐसी वीर नारी थी जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और किसी भी कीमत पर उनकी छावनी अपने राज्य में नहीं बनने दी। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी हुई ये कहानी भीमाबाई। भीमाबाई महान देशभक्ता और वीर हृदया थीं। सन 1857 के लगभग उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध करके अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। उनकी देशभक्ति और वीरता ने उन्हें अमर बना दिया है। सुप्रसिद्ध कवियत्री स्वर्गीय सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता पर मुग्ध होकर एक कविता लिखी है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भीमाबाई दूसरी लक्ष्मीबाई थीं। यद्यपि उनकी वीरता की कहानी अधिक लंबी नहीं है, पर जो कुछ भी है उसमें वीरता के अद्भुत तत्व मिले हुए हैं। उन तत्वों ने उन्हें लक्ष्मीबाई की पंक्ति में बिठा दिया है। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर किसी ने लिखा है, वीर शेरनी लड़ने वाली रण से हुई सगाई थी, खूब लड़ी मर्दानी रण में वह तो भीमाबाई थी। भीमाबाई का जन्म सन 1835 के लगभग होलकर राज्य में हुआ था। वह होलकर राज्य के राजा की पुत्री थीं। उनके पिता का नाम जसवंत था और माता का नाम केसरीबाई था। पिता और माता दोनों ही शूरवीर थे, इसीलिए भीमाबाई को वीरता का संस्कार अपने माता पिता से ही प्राप्त हुआ था। भीमाबाई बाल्यकाल से ही वीरता के चित्र भी बनाया करती थीं। उन्हें गुड़ियों के खेल की अपेक्षा तलवार से खेलना अधिक अच्छा लगता था। वे धनुष पर बाण रखकर निशाना लगाया करती थीं। भीमाबाई ज्यों-ज्यों उम्र की सीढ़ियां चढ़ने लगीं, त्यों-त्यों उनकी वीरता का भी विकास होने लगा। बड़ी होने पर वे सैनिक वेश में घोड़े की सवारी किया करती थीं। उन्होंने नियमानुसार तलवार चलाने की शिक्षा प्राप्त की थी। वे जब सैनिक वेश में घोड़े पर सवार होती थीं तो बिल्कुल चंडी के समान लगती थीं। भीमाबाई का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था, फिर भी उन्हें मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वे मराठी में रामायण और महाभारत पढ़ा करती थीं। उन्हें गीता सर्वाधिक प्रिय थी। वे कहा करती थीं, गीता के अनुसार मनुष्य की आत्मा अमर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होकर निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भीमाबाई जब विवाह के योग्य हुईं तो जसवंत ने देख सुनकर उनका विवाह एक वीर और सुयोग्य राजकुमार के साथ कर दिया था। पर भीमाबाई के विवाह में अधिक दिनों तक पति का सुख नहीं लिखा था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। पति के स्वर्गवास के पश्चात भीमाबाई अपने पिता के पास चली आईं। वह फिर लौटकर ससुर के घर कभी नहीं गईं। आजीवन अपने पीहर में ही रहीं। मल्हारराव अपनी वीर बहन का बड़ा आदर करते थे। वे राजा होने पर भी सारा कामकाज अपनी बहन की सलाह के अनुसार ही किया करते थे। उन दिनों अंग्रेज सारे देश पर अपना पंजा जमाने में लगे हुए थे। वे देशी रियासतों को धीरे धीरे हड़प रहे थे, अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। वे देशी राजाओं को आपस में लड़ा देते थे, एक की सहायता करते और दूसरे के साथ युद्ध करके उसे हरा देते थे। इस तरह से उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। इस तरह अंग्रेज बड़ी चालाकी के साथ अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे। सारे देश की तरह मध्य भारत की रियासतों को भी अंग्रेज हड़पते जा रहे थे। शीघ्र ही होलकर राज्य को भी उदरस्थ कर लेना चाहते थे, क्योंकि मध्य भारत के राज्यों में होलकर का अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। पर वीर जसवंत के सामने अंग्रेजों की बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। जब तक राजा जसवंत जीवित रहे, होलकर राज्य की ओर देखने का अंग्रेजों में साहस भी नहीं हुआ। पर जब जसवंत की मृत्यु हो गई, की बागडोर मल्हारराव ने अपने हाथों में ली, तो अंग्रेज धीरे धीरे होलकर राज्य की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा, मल्हारराव कच्ची उम्र का है, उसके पास अनुभव भी नहीं है, अतः उसे सरलता के साथ मुट्ठी में कर लिया जाएगा। अंग्रेज राजकाज में बाधा डालने लगे, अपने हर कार्य में टांग अड़ाने लगे। मल्हारराव यह समझ रहा था कि अंग्रेज उसके राज्य को हड़पने का षड्यंत्र कर रहे हैं।
मल्हार राव ने अपनी वीर बहन भीमाबाई से सलाह की। भीमाबाई भी अंग्रेजों के षड्यंत्रों को बराबर देख रही थी। उन्होंने कहा, अंग्रेजों की गति को रोकने के लिए हमें उनके साथ युद्ध करना ही होगा। उन्हें हमारे राज्य के कार्य में बाधा डालने का कोई भी अधिकार नहीं है। भाई बहन दोनों ने आपस में सलाह करके युद्ध का निश्चय किया। दोनों बड़े उत्साह के साथ युद्ध के लिए तैयारियां करने लगे। भीमा प्रतिदिन घोड़े पर सवार होकर के गांव में निकल जाती थीं और अपनी ओजस्वी वाणी से जनता को जगाती थीं। भाइयों बहनों, फिरंगी हमारे देश की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहते हैं, हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। फिरंगियों का मुकाबला करने के लिए हमें कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। हमें फिरंगियों से युद्ध करके उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वे फिर कभी किसी राज्य पर आक्रमण करने का साहस ही न कर सकें। परिणाम यह हुआ कि हजारों युवक होलकर की सेना में भर्ती हो गए। देखते ही देखते होलकर की बहुत बड़ी और एक संगठित सेना तैयार हो गई। मल्हार राव ने युद्ध की घोषणा कर दी। मल्हार राव अपनी बहन भीमाबाई के साथ सेना लेकर मुहिद पर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। उसकी सेना में 10,000 पैदल, 15,000 घुड़सवार और आग उगलने वाली 100 तोपें थीं। घुड़सवारों की कमान भीमाबाई के हाथों में थी। उधर अंग्रेज सेनापति हिस्लिप पहले से ही युद्ध के लिए तैयार होकर आया था। जब उसके कानों में मल्हार राव के युद्ध की घोषणा पड़ी तो वह भी अपने सेना के साथ मुहिदपुर में जा पहुंचा। वह बड़ा शूरवीर और अनुभवी था। उसकी सेना में हिंदुस्तानी और गोरे दोनों थे। गोरी फौज के घुड़सवारों की कमान हंट के हाथों में थी। वह एक शूरवीर कैप्टन था। औसत दर्जे के कद का दुबला पतला आदमी था। बाघ की तरह से उछलता था और आंधी की तरह से तलवार चलाता था। उसने बड़े बड़े शूरवीरों को परास्त किया था। उसे अपनी रण विद्या पर बड़ा ही गर्व था। वह सोचता था कि वह एक स्त्री क्या युद्ध करेगी, उसे चुटकी बजाते हुए रण के मैदान से मैं भगा दूंगा। हंट अपने घुड़सवारों की फौज लेकर रण के मैदान में आ डटा। वह भीमाबाई से युद्ध करना नहीं चाहता था। उसे एक स्त्री के साथ युद्ध करना प्रिय नहीं था, पर वह उसे देखना चाहता था। वह सोचता था कि वह स्त्री कैसी होगी जो घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर युद्ध करती है। गुप्तचर ने हंट को बताया था कि भीमाबाई जब सैनिक वेश में घोड़े पर सवार होकर चलती है तो वह बिल्कुल चंडी के समान लगती है। वह चंडी के समान ही तलवार भी चलाती है। मनुष्य तो क्या, वह मृत्यु से भी नहीं डरती। हंट रण के मैदान में भीमाबाई की प्रतीक्षा करने लगा। वह अपनी ओर से सजग नहीं था, क्योंकि उसे अपनी रण कला का पूरा भरोसा था। वह गर्व के साथ सोच रहा था कि एक नारी जो अपने कोमल कलाइयों में कांच की चूड़ियां पहनती है, वह भला युद्ध क्या करेगी, वह तलवार कैसे चलाएगी। तभी हंट को आकाश पर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। धीरे धीरे धूल घनतर होती गई और समीप आती गई। अब हंट को समझ में आ गया था कि यह धूल भीमाबाई के घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल है। वह उत्कंठित होकर उसी ओर देखने लगा। जिस प्रकार बादलों में बिजली चमकती है, उसी प्रकार उस धूल के बीच से निकलती हुई भीमाबाई दिखाई पड़ी। वह घोड़े पर सवार थीं, नीचे से लेकर ऊपर तक सैनिक वेश में थीं। उनका गौर वर्ण था। उनके लाल लाल अधर थी। उनकी बादाम के समान बड़ी बड़ी आंखें थीं जो बड़ी ही तेजस्विनी थीं। हंट ने अपने जीवन में ऐसी नारी पहले कभी नहीं देखी थी। वह विस्मित होकर भीमाबाई की ओर देखने लगा, पर भीमाबाई ने उसके पास पहुंचकर बिजली की तरह कड़कते हुए कहा, ए फिरंगी, क्या देख रहे हो, युद्ध करो। भीमाबाई ने कथन समाप्त करते करते तलवार हंट के ऊपर चला दी। हंट ने पैतरा मारकर अपने को बचा लिया। हंट ने जब भीमाबाई को इस रौद्र रूप में देखा तो उसने अपनी फौज को आज्ञा दी, चलो आगे बढ़ो। घोड़े हिनहिना उठे। हिनहिनाते हुए घोड़े एक दूसरे पर चढ़ने लगे। घुड़सवारों का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। हंट और भीमाबाई एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। हंट भीमाबाई के हाथों से तलवार को गिरा देना चाहता था, पर भीमाबाई ने उसके कंधे पर एक ऐसा वार किया कि कंधे से रक्त की धारा निकल पड़ी और हंट गिरते गिरते बच गया, लेकिन घायल हो गया। भीमाबाई गंभीर वाणी में बोल उठी, ए फिरंगी, हम घायल शत्रुओं पर वार नहीं करते, जाओ अपनी चिकित्सा कराओ। तभी हिस्लिप की सुरक्षित सेना रण के मैदान में पहुंच गई। मल्हार राव का हाथी उसे लेकर भाग खड़ा हुआ।
भीमाबाई ने जब देखा कि उनकी पराजय निश्चित है तो वे घोड़े पर भागती हुई एक गांव में पहुंची और अपने एक परिचित किसान के घर में विश्राम करने लगीं। उधर मल्हारराव अंग्रेजों से संधि करने के लिए विवश हो गया। मंदसौर में अंग्रेजों और मल्हारराव में संधि हो गई। संधि में निश्चय हुआ कि मल्हारराव राजधानी रामपुरा को छोड़कर इंदौर गांव में रहेंगे। अंग्रेज सरकार उन्हें वार्षिक पेंशन देगी। वार्षिक पेंशन के अतिरिक्त तो उनका राजकाज से कोई और संबंध बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इंदौर में भी अंग्रेजों की फौज की छावनी बनेगी। मल्हारराव ने संधि की अपनी बहन भीमाबाई को भिजवा दी। दूत ने जब भीमाबाई के पास पहुंचे संधि की शर्तें सुनाई तो उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, मुझे ये शर्तें स्वीकार नहीं हैं। मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करूंगी, अंतिम दम तक युद्ध करूंगी। भीमाबाई अपने घुड़सवारों को लेकर के फिर से रण के मैदान में जा पहुंची। हंट उनके सामने फिर उपस्थित हुआ। भीमाबाई ने उसे देखते ही कहा, घाव अच्छा हो गया फिरंगी, और भीमाबाई ने तलवार हंट पर चला दी। हंट ने भी तलवार का उत्तर तलवार से दिया। दोनों में खूब युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे। हंट इस बार बड़ी ही सतर्कता और सजगता के साथ लड़ रहा था। इधर पराजय ने भीमाबाई के हौसलों को पस्त कर दिया था। वह लड़ अवश्य रही थी, पर इस बार उनके हाथों में पहले जैसी तेजी नहीं रह गई थी। हंट ने भीमाबाई पर कसकर वार किया। उन्होंने उसके वार को अपनी तलवार पर लिया। वह स्वयं तो बच गईं, पर तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। हंट बोल उठा, रानी साहिबा, आप शूरवीर हैं। आपकी वीरता के लिए मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। आप निहत्थी हैं। मैं अब आप पर वार नहीं करूंगा। कहिए तो तलवार उठाकर आपके हाथों में दे दूं। भीमाबाई ने उत्तर दिया, नहीं धन्यवाद, मैं शत्रु की दी हुई तलवार से युद्ध नहीं करती। हंट ने कहा, रानी साहिबा, मैंने सुना था कि भारतीय नारियां रण में युद्ध करती हैं। आज मैंने अपनी आंखों से यह देख लिया है। आपकी वीरता ने मेरे मन को जकड़ लिया है। कहिए तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भीमाबाई ने उत्तर दिया, आप भारतीयों को आपस में लड़ाकर अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। आप चालाकी से भारतीयों को गुलाम बना रहे हैं। आप भला मेरी क्या सेवा करेंगे। फिर हंट ने विनम्रता से कहा, जो भी हो, पर मैं सचमुच आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कुछ कहकर देखिए तो सही। भीमाबाई ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, अच्छी बात है, तो फिर एक वचन दे दीजिए कि इंदौर में आपकी अंग्रेजी फौज की छावनी कायम नहीं होगी। हंट के लिए यह वचन देना बहुत ही कठिन था। क्यों? क्योंकि यह उसके अधिकार से बाहर का काम था। फिर भी उसने कहा, रानी साहिबा, मैं वचन तो नहीं दे सकता, पर प्रयत्न मैं अवश्य ही करूंगा। हंट ने अपने सेनापति हिस्लिप से कहा, भीमाबाई की इच्छा अनुसार इंदौर में फौज की छावनी मत बनाइए। भीमाबाई की इच्छा अनुसार इंदौर में फौज की छावनी न बनाई जाए। यह बात हिस्लिप के भी अधिकार से बाहर थी। उसने हंट को आश्वासन दिया, ठीक है, हम पॉलिटिकल एजेंट को लिखेंगे। हिस्लिप ने जब अपनी सिफारिश के साथ पॉलिटिकल एजेंट को लिखा तो उसने यह बात स्वीकार कर ली। अंग्रेजी फौज के लिए छावनी इंदौर में नहीं बल्कि महू में बनाई गई। भीमाबाई युद्ध में पराजित तो अवश्य हो गई थीं, पर उन्होंने छावनी फिर भी इंदौर में बनने नहीं दी थी। भीमाबाई इस समय संसार में नहीं है, पर लोग उनकी वीरता के कारण उनका नाम बड़े ही आदर से लिया करते हैं। धन्य है ऐसी नारियां जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना इतना गहन योगदान दिया।